पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे ही, खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे और समझाएंगे कि संजय झा के प्रमोशन से महागठबंधन टेंशन में क्यों है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि बिहार सरकार ने माफिया राज को खत्म करने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस आधे घंटे में ये भी समझाएंगे कि देश में कानून और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की परिभाषा कैसे बदलने जा रही है और इसके अलावा कैसे उत्तर से पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। बस बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए खबर तो समझिए। और जब से जेडीयू ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तब से बिहार में सियासी पारा हाई है। जेडीयू और बीजेपी इस फैसले को नीतीश का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। वहीं महागठबंधन इस फैसले को अलग ही सियासी एंगल दे रहा है। सवर्ण और ओबीसी की राजनीति से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। लेकिन संजय झा को जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर प्रमोट कर नीतीश को विधानसभा में कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव है। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जिन्हें नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बैठक में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब सीएम नीतीश कुमार खुलकर कह रहे हैं कि उनकी ही मंशा थी संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। हमने इनके बारे में कहा कि यही रहेंगे। अब पहले वहाँ न रहते थे जी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। अब यहाँ भेज दिए हैं लोकसभा राज्यसभा में, तब यहाँ रहेंगे तो पूरा का पूरा सब जगह का काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, ये अच्छा रहेगा। और कई राज्यों का तो इंचार्ज इनको बनाए हुए थे, इसलिए हम कल खुद ही करने हम घोषित किया तो सब ने स्वीकार कर लिया। सीएम नीतीश का ये ऐलान दिल्ली में बिहार निवास के निरीक्षण के दौरान किया गया। साथ ही नया बिहार निवास बनाने का भी ऐलान कर दिया गया। नीतीश को लगता है कि मौजूदा बिहार निवास बेहद छोटा है, बहुत पहले तय किए हुए हैं, ये अच्छा नहीं है, उसमें कम लोगों के रहने का है, इसको एक नया बनवाएंगे। हमने पहले ही तय किया था, तो अब जाकर के लोग टेंडर कर दिए हैं, वही देख लिया है, बहुत अच्छा बनेगा। संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी स्वागत किया है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि इससे केवल फायदा ही फायदा होगा। अन्य राज्यों में संगठन को देखना है, विस्तार करना है, इसीलिए संजय झा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री रत्नेश सदा का मानना है कि नीतीश कुमार किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते, वो तमाम जाति समुदाय के नेता हैं। कहीं दो राय नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। और जो हमारा आप जान रहे हैं कि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, तो बहुत कम मौका मिलता है देश के अन्य स्टेट में जाने के लिए और संगठन को देखने के लिए। इसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। संजय झा जी को विशेष फायदा होगा, बहुत अच्छा, माने कि उसमें लोगों को काफी उत्साह है। हमारे बिहार ही नहीं, जो देश के हमारे पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अलग उत्साह है। आदरणीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद सह संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, इससे समाज में अच्छा मैसेज गया है। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में गया है संजय झा के बनने से। हालांकि जेडीयू के संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसमें भी नया एंगल निकाल लिया है और इसे सवर्ण वर्सेस ओबीसी की राजनीति करार दे दिया है। मैं देख रहा हूं कि जनता दल यू में तब्दीली बड़ी जल्दी हो रही है। 2 साल के अंदर ही कई चीज़ों की तब्दीली हो गई, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो जनता दल यू की लीडरशिप का फैसला कब क्या हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल। सोशल इंजीनियरिंग में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ही चुके हैं। कभी ललन सिंह को बनाते हैं, कभी आरसीपी सिन्हा को बनाते हैं, शरद यादव जी को भी बनाए और अब संजय झा को भी बनाए। सबको बनाते हैं, फिर उसके बाद उनका पंख काट लेते हैं। ऐसा न हो कि संजय झा जी का भी पंख कट जाए। अब ये जो स्वर्ण की जाति का वो खेल रहे हैं, ये तो उनको सोचना पड़ेगा ना, ये स्वर्ण जाति नीतीश कुमार जी के वोटर्स हैं या बीजेपी के वोटर्स हैं।
जेडीयू ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को कुर्सी सौंप सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दांव खेला है। माना जा रहा है कि नीतीश ने जेडीयू पर लवकुश और अति पिछड़ा की पार्टी होने के ठप्पे से बाहर निकलने के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन इसका कितना फायदा आने वाले चुनावों में होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए खबर तो समझिए, संजय झा को जेडीयू में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। सीएम नीतीश कुमार को संजय झा पर पूरा भरोसा है। संजय झा केंद्र राज्य की बहुत अहम कड़ी माने जाते हैं। नीतीश को वापस एनडीए में लाने के वही सूत्रधार भी माने गए। अगर आपको याद हो तो जब बिहार में सत्ता परिवर्तित हुई थी तो संजय झा का नाम सबसे आगे आया था कि वो ही सूत्रधार बनकर बीजेपी और जेडीयू में उन्होंने सुलह कराई। आने वाले समय में वो बेहद उपयोगी होंगे और इसीलिए शायद जेडीयू में उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संजय झा को आगे कर नीतीश ने रणनीति के तहत फैसला लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी ये फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। जेडीयू के साथ ही एनडीए को भी संजय झा पर भरोसा है। जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा यानी कि सवर्णों का चेहरा भी संजय झा माने जा रहे हैं और मिथिलांचल के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। 2025 के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। संजय झा एनडीए को मजबूत बनाए रखेंगे। नीतीश ने भरोसेमंद को प्रमोट किया और एनडीए को मजबूती देने का संकेत दे दिया है। नीतीश का सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा दाव उन्होंने चला है। रणनीतिकार बहुत अच्छे माने जाते हैं नीतीश कुमार और इसी के तहत उन्होंने ये बहुत बड़ी चाल चलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। बढ़ते आगे, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर ट्वीट कर दिया है। जवाब में एनडीए गठबंधन बचाव में उतर आया है। ये रिपोर्ट देखिए। अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी उबाल है। जरा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये ट्वीट देखिए, जिसमें तेजस्वी ने बिहार में हो रही अपराध की घटनाओं का जिक्र किया है और प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक से सवाल पूछ लिया है। तेजस्वी ने ट्वीट में लिखा है, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इन घटनाओं पर सरकार में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अपराधी पूर्ण मौज में मनमर्जी से जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी गोली और चाकू मारकर हत्या कर दे रहे हैं। तेजस्वी के ट्वीट पर अब बिहार में सियासत उबल पड़ी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भरोसा दिलाया है कि बिहार में हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। साथ ही तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद भी दिला दी। स्पष्ट तौर पर सभी पदाधिकारी को कह दिया गया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, आपको हर हालत में काम करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन स्थापित किया है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये लालू जी का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने सम्राट के बयान का समर्थन किया है तो आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार की बागडोर संभाली है तब से बिहार में कानून के राज को स्थापित किया है। क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति अपनाई है, तभी बिहार में माहौल परिवर्तन हुआ। लालू राज में सरकारी तंत्र के द्वारा ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के राज्य में अपराधियों को जेल भेजा जाता है। सम्राट चौधरी जी लालू फोबिया के शिकार होने की जगह बिहार में जिस तरह से अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है उसको रोकने की दिशा में कार्रवाई कीजिए। आप स्पष्ट रूप से ये बताइए कि बिहार में सत्ता केंद्रित अपराध जो बढ़ रहा है
उसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है? बिहार में एनडीए की सरकार डबल इंजन की चिल्ला चिल्ला के शोर मचा रही है की गारंटी है, लेकिन डबल इंजन की गारंटी का जीता जागता उदाहरण 9 दिनों में 5 पुलों का गिरना, जो दर्शाती है कि डबल स्पीड से बिहार में भ्रष्टाचार का संरक्षण बिहार सरकार दे रही है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। विपक्ष के तेवर से ऐसा मालूम पड़ता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अपराध पर सियासत को समझिए, बिहार में क्राइम बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार हमले बोलते रहे हैं। जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी लगातार जारी है। लालू राबड़ी के 15 साल का हवाला भी दिया जाता है। जंगल राज को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। क्राइम कंट्रोल पर नीतीश कुमार का सख्त रुख भी देखने को मिला है। अपराधियों पर एक्शन के लिए कड़े कड़े निर्देश लगातार जारी किए गए। बढ़ते अपराध को रोकने पर सरकार काफी गंभीर है और इसके तहत बहुत सारी रणनीतियां भी बनाई गई। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार की तरफ से लागू की गई। आम लोगों से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस पर लगातार ध्यान सरकार की तरफ से दिया जा रहा। 2025 में होने वाले चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बढ़ते आगे, देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई यानी कि आज रात 12 बजे से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव में आने से कई बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसी के तहत कार्रवाई और सजा का भी प्रावधान होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और क्या कुछ बदलने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश में कानून और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की परिभाषा बदलने जा रही है। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून में बदलाव कर 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। दिसंबर 2023 में संसद की तरफ से पारित 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश में लागू होंगे। तीनों नए कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों के तहत ही एफआईआर दर्ज होगा और नई धाराओं के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कानून के रखवालों का मानना है कि नए कानून लागू होने से आम आदमी को बड़ा फायदा होने जा रहा है। नया कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता केंद्रित ही है, तो उनको इसलिए कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा, साथ साथ में जो जेल के अंदर बोझ है, पुलिस के अनुसंधान का जो बोझ है उसमें भी कमी आएगा। तीनों नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव किया गया है। पुराने आईपीसी में 511 धारा थी। नई भारतीय न्याय संहिता में 358 धारा है। सीआरपीसी में 484 धारा थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धारा है। साल 1872 वाले पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर 167 से बढ़कर 170 धारा कर दी गई है। हत्या, रेप, लूट, डकैती, ठगी समेत कई मामलों में नए आपराधिक कानून के तहत ही एक्शन लिया जाएगा। थी तो अब मर्डर की भी धाराएं जो है वो बदल गई है। सारी जितनी मेजर क्राइम था, चोरी, मर्डर, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सब के जो हम जानी पहचानी हमारी जो धाराएं थी वो भारतीय न्याय संहिता में जो है उसके वो कोडिफिकेशन नंबरिंग जो है वो चेंज हुई है। नए कानून के जरिए खास बात यह है कि अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। जीरो एफआईआर के तहत केस दर्ज होगा। 45 दिन के भीतर फैसला आएगा।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करना और डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता देना डिजिटल इंडिया में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार ने नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की है। कानूनी जानकारों का मानना है कि एसएमएस से समन भेजना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए समय समय पर केस से जुड़ी जानकारी लेना आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। नए कानूनों में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा दबाव डाला गया है, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि हम लोग कानून बना लेते हैं लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स एक नॉर्मल इंसान पे हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। नए कानूनों में समय का भी खास ख्याल रखा गया है। अब 45 दिन के अंदर फैसला होगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। यानी नए कानून जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई के मिथक को भी खत्म करने में सक्षम है। हालांकि ये देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप नए आपराधिक कानून को भी समझिए। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को अब खत्म कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी तब्दीली लाई गई है। अपराध पर लगाम कसने के लिए नए तरह से नए कानून बनाए गए। ये भारतीयों के लिए भारतीय संसद से बना हुआ कानून है और नए कानून में सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस ज्यादा किया गया है। तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। अगस्त 2023 में तीनों कानून लाए गए। फरवरी 2024 में इसके लिए नोटिफिकेशन आया। आईपीसी में 511 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं, सीआरपीसी में 484 धारा थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धाराएं और नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले जा चुके हैं। नए कानून में 9 नई धारा और 39 उप धाराएं जोड़ी गई है और नए कानूनों में नाबालिग से रेप मामले में फांसी की सजा दी जाएगी। शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा और नए कानून में रेप के लिए धारा 63 लगेगी। पहले 376 थी और नए कानून में राजद्रोह के लिए नया शब्द देशद्रोह। नए कानून में मॉब लिंचिंग के दोषियों को भी सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया है। अब हत्या की पुरानी धारा 302 नहीं बल्कि धारा 101 बनी। हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 नहीं बल्कि धारा 109 बनी है। अब ठगी के लिए 420 नहीं, ठगी की नई धारा 316 बनाई गई है और नए कानून में मुकदमा पूरे होने के 45 दिन में फैसला आना अनिवार्य होगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर सारे आरोप तय कर लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अहम बदलाव किए गए हैं नए कानून के तहत। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस।